हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम एस डागर एक बार फिर से बहुत ही सुंदर सी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एमसीक्यूज़ की क्लास है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चंस होने वाले हैं एमसीक्यू, और आप बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करते हो जब भी एमसीक्यूज़ का कोई टॉपिक आता है, क्योंकि आपको मज़ा आता है उनको सोल्व करने में और अपना रिजल्ट जानने में कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कौन से आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। तो आज भी यही आपको करना है। लगातार क्लास से बने रहिए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए। कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम भी बता दूं आपको। हमारे चैप्टर का नाम आज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, फसलें उगाना, उनको मैनेज करना किस तरह से किया जाता है, उसके बेस पर हमने इस टॉपिक को पढ़ा था लास्ट वीक में ही, और अभी हम इसका एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो आर यू रेडी? रेडी? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, वीट, राइस, मस्टर्ड, ग्राम। इनमें से कौन सी एक खरीफ क्रॉप है? आपको ये पता ही है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि सीजनल बेस पर दो सीजन में हमारी फसलों को बांटा जाता है, रबी एंड खरीफ। और उस बेस पर मैंने आपको बताया था कि जो खरीफ की फसलें हैं वो रेनी सीजन में बोई जाती हैं और विंटर स्टार्ट में काट ली जाती हैं। तो आपने देखा ही होगा कि इनमें से सिर्फ राइस वो फसल है, क्या राइस, इनमें से राइस वो फसल है जो खरीफ के सीजन में उगाई जाती है। राइस मतलब चावल, आपको पता होगा जून जुलाई में इसको उगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इज दैट करेक्ट? यस, करेक्ट है। आप नोट कर लीजिएगा और अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज। अच्छा, मिट्टी को लूज करना मतलब ढीला करना। आप देखते हो ना, मिट्टी क्या होती है, बारिश वारिश पड़ने से, घास फूस उगने से सख्त हो जाती है। उसको ढीला करना, उसको लूज करना मीन्स उसको चीरना। और टर्निंग, टर्निंग का मतलब उसको समतल करना। ये प्रोसेस किस में आते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड प्लोइंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्लोइंग बोला जाता है, हल चलाना कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टूल इज यूज फॉर सोइंग सीड्स। बीज बोने के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? हो, फावड़ा इस्तेमाल करते हो क्या, या फिर सीड ड्रिल, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर? वैसे तो आपको लगता है कि फावड़े से बीज बोए जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खेती जब आपको करनी होती है तो आप फावड़े से नहीं करेंगे ना। किसका इस्तेमाल करेंगे? सीड ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सीड ड्रिल। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सीड ड्रिल वो मशीन है जिसको ट्रैक्टर में जोड़ के बीज इसमें अंदर डाल दिया जाता है, खाद भी यानी फर्टिलाइजर डाल दिए जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली बुआई कर दी चलती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच न्यूट्रिएंट इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। आपको पूरे चैप्टर के दौरान मैंने बड़े जोर जो देकर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम भी जरूरी होता है। लेकिन आयरन का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया ना आपके सामने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आयरन। आयरन कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है प्लांट्स के लिए जरूरी, लेकिन ये तीन बहुत जरूरी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी एक रबी की क्रॉप नहीं है? रबी के बारे में मैंने बताया आपको कि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो बार्ले भी वही है, पी भी वही है, वीट भी वही है, लेकिन मेज वो फसल नहीं है जिसको हम अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं। सो राइट आंसर मेज हो जाता है, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेज यानी मक्का। मक्का की बुआई कब करते हैं? हम गर्मियों में करते हैं और सर्दियों की शुरुआत होने से पहले उसको काट लिया जाता है। सो दिस इज अ खरीफ क्रॉप। Which of the following method is used to protect crop from pest? पेस्ट से बचाने के लिए क्रॉप को आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट जैसा कि मैच ही कर रहा है पर पेस्टिसाइड। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में पेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। मैन्योर से भी पेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ना ही स्टोरेज से इसका कोई मतलब होता है। हाँ, लेकिन पेस्टिसाइड वे केमिकल्स हैं जो पेस्ट को किल कर देते हैं, तो इनका स्प्रे वगैरह करके हम क्या करते हैं? पेस्ट का कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन कॉल्ड। किसी पर्टिकुलर सीजन में दो या दो से अधिक फसलें एक ही समय पर उगाना, उसको क्या कहते हैं? हम गौर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ढंग से पढ़ेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड। एक ही खेत में एक ही सीजन में दो या उससे ज्यादा फसलें आप उगा रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? इज इट कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मोनोकल्चर
इंटरक्रॉपिंग, सबका मीनिंग बताता हूँ आपको। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है फसलों को मिक्स करके बोना, यानी कि अलग अलग टाइप की फसल एक ही बार में एक ही खेत में उगाना। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि इस सीजन में कोई फसल आपने जो उगाई है तो अगले सीजन में वो फसल ना उगा कर दूसरी फसल उगाना कोई। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, एक ही फसल बार बार एक खेत में उगाना। और इंटरक्रॉपिंग आप जानते होंगे कि जो फसलें हैं उनके बीच में गैप रखना। तो यहाँ पर हम हमारे लिए जो राइट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी में आ रहा है, मिक्स क्रॉपिंग। जब भी आप ऑप्शन ए में, सॉरी ऑप्शन ए मिक्स क्रॉपिंग जब भी आप करेंगे तो आप क्या करते हो, उसमें दो या दो से अधिक फसलें एक ही बार में एक खेत में उगाते हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन, इनमें से इरिगेशन का कौन सा मेथड नहीं है। स्प्रिंकल सिस्टम बिल्कुल मेथड होता है जिसमें पाइप डाल दिए जाते हैं, पूरे खेत में फव्वारों से पानी दिया जाता है। ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके फसलों में पानी दिया, ज्यादातर सब्जी वाली फसलों में इसका इस्तेमाल होता है। स्प्लैश सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता। स्प्लैश सिस्टम में क्या होता है, मशीनों के कलपुर्जों में ग्रीस वगैरह लगाकर उसको चिकना किया जाता है, तो ये स्प्लैश सिस्टम होता है। इसका इरिगेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कैनाल सिस्टम भी क्या होता है, इरिगेशन का ही एक मेथड होता है कैनाल सिस्टम। जैसे कि आप नहर का पानी इस्तेमाल करते हो तो नहर के पानी से जो आप इरिगेशन करते हो दैट इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड कॉल्ड। किसी भी खेत से, किसी भी फसल से अनवांटेड पौधों को निकालना क्या कहलाता है। अनवांटेड पौधों का मतलब क्या है, ऐसे पौधे जिनको हमने बोया नहीं लेकिन वो ऑटोमेटिकली जमीन के अंदर से निकल आते हैं, और फिर उनको हम फसलों को अपनी को बचाने के लिए, ताकि फसलों को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें प्रॉपरली, उनको हम खेतों से बाहर निकालते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वीडिंग। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो फसलों को पकने के बाद काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। थ्रेसिंग की बात करें तो ग्रेन को चाप से अलग करना, मशीन के थ्रू आप करते हो ना, चारा और अनाजों को अलग अलग करना। और स्टोरिंग का मतलब आप जानते होंगे, स्टोर करना फसलों को काटने के बाद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडिंग हो जाता है अनवांटेड प्लांट्स को जमीन से बाहर निकालना। विच क्रॉप इज ऑफन ग्रोन इन वाटर लॉग कंडीशंस। वाटर लॉग कंडीशंस कौन सी होती है, जल भराव की कंडीशन। कहीं पर पानी ज्यादा भरता हो तो आप वहां पर कौन सी फसल उगाओगे, ऑब्वियसली हम वहां पर राइस उगाएंगे, चावल उगाएंगे, क्योंकि चावल को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बाकी सभी फसलें तो गल सड़ जाएंगी ज्यादा पानी के कारण से। तो ना तो हम वीट उगा सकते हैं, ना हम कॉटन उगा सकते हैं, ना मेज उगा सकते हैं ऐसी जगह पर जहां पर वाटर लॉजिंग होता है, लेकिन हम राइस की खेती जरूर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी को कटाव से बचाना। मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए आप इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग कराएंगे क्या, ओवर ग्रेजिंग का मतलब पशुओं को छोड़ देना और पशुओं से चरा देना घास फूस को, तो उससे तो क्या होगा, उससे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। टेरेस फार्मिंग कराएंगे क्या, हाँ टेरेस फार्मिंग कराई जा सकती है बिल्कुल। और डिफोरेस्टेशन करेंगे क्या, यानी जंगलों को काट देंगे, या मोनोकल्चर करेंगे। मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, एक ही फसल को बार बार उगाना। तो हम इनमें से कोई काम नहीं, ये बेस्ट काम है, इसमें टेरेस फार्मिंग की जाएगी। टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ ढलानों वाली जमीन होती है वहां पर टेरेस यानी सीढ़ियों जैसा बनाकर हम खेती करते हैं, जिसमें क्या होता है मिट्टी कट के नीचे नहीं जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मैटर एडेड टू द सॉइल टू इंप्रूव इट्स फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप कौन सा ऑर्गेनिक इनमें से इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर इनमें कौन सा है। पेस्टिसाइड तो पेस्ट से बचाने की दवा होती है, आप पिछले क्वेश्चंस में जान चुके हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं, ये नेचुरल है नहीं। और मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैन्योर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैन्योर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लो। इनमें से कौन सा एक प्लो का टाइप नहीं है, यानी हल का टाइप नहीं है। जो हल जुताई में हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से कौन सा टाइप हल का नहीं है। वुडन प्लो लकड़ी का, वो तो होता भी है। आयरन प्लो भी होता है। सीड ड्रिल नहीं है, डिस्क प्लो भी होता है, लेकिन सीड ड्रिल उसका टाइप नहीं है। सीड ड्रिल क्या है, बिजाई करने की एक मशीन होती है जिसमें खाद और बीज डालने के लिए अलग अलग कॉलम्स होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाप कॉल्ड। अनाजों को चारे से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। इज इट कॉल्ड थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग और प्लोइंग। बोलिए क्या कहोगे, क्या थ्रेसिंग कहोगे आप। जी हाँ, थ्रेसिंग ही कहा जाता है। जब आप फसल को काट लेते हैं, काटने के बाद इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप कोई मशीन बुलाकर उसको क्या करते हो, उस फसल को मशीन में डालते हो, और वो मशीन क्या करती है, अनाजों को अलग और भूसे को अलग कर देती है। सो दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर विनोइंग की बात करें तो हम जब दानों को अलग कर लेते हैं तो उन दानों में भी क्या रहता है, कुछ ना कुछ
चाप के कुछ हिस्से रह जाते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, तेज हवा में उनको अलग करते हैं, विनोइंग कहलाता है। और हार्वेस्टिंग फसल को काटना कहलाता है, प्लोइंग कहलाता है खेत को जोतना। सो आप चारों के चारों वर्ड्स को अच्छी तरह जान गए, जिसकी वजह से आपको पता चल गया होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज एन नेचुरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल? पेस्ट को कंट्रोल करने का नेचुरल मेथड इनमें से कौन सा है? यूजिंग प्रीडेटर इंसेक्ट। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, यानी कि कीड़ों को खा जाते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड को आप नेचुरल मेथड नहीं कह सकते। फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन क्या है? फ्यूमिगेशन होता है धूनी वगैरह जो देते हैं ना, आप उसको फ्यूमिगेशन कहा जाता है। और हर्बिसाइड, या फिर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे आप। हर्बिसाइड क्या होते हैं? जो हर्ब्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हर्बिसाइड कहा जाता है। तो यहाँ सबसे बेस्ट तरीका जो नेचुरल है वो यूजिंग प्रीडेटर इंसेक्ट, यानी बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें ना आप कोई केमिकल इस्तेमाल करते हो, ना कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हो, कोई मशीन इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर सिर्फ जीव ही दूसरे जीव के दुश्मन होते हैं, वही उनको खेत में से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम पेस्ट को अलग कर सकते हैं, किससे? यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। ल्यूमिनस प्लांट्स आर बेनिफिशियल सॉइल बिकॉज दे, सॉइल के लिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं सॉइल के लिए? ये किस तरह से होते हैं? रिक्वायर लेस वाटर, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको लेस वाटर की जरूरत होती है। फिक्स नाइट्रोजन, यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रो क्विकली, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोड्यूस हाईली यील्ड, हाँ, फिक्स नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लगातार बनी रहती है। और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहने के कारण ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट कहलाते हैं, जिनको हम ल्यूमिनस प्लांट कहते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, फिक्स नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम? एग्रीकल्चर सिस्टम को इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? क्लाइमेट करता है जी, बिल्कुल। क्लाइमेट का मतलब हो गया कि किसी जगह का पर्टिकुलर मौसम, वो तो बिल्कुल फर्क डालेगा। सॉइल फर्टिलिटी ये भी असर डालती है, टेक्नोलॉजी भी असर डालती है, लेकिन इंटरनेट स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी फसलों के ऊपर कि इंटरनेट से स्पीड कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। वो तो हमारा जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है ना, उसमें ही फर्क पड़ता है। विच सीजन इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट इन इंडिया? इंडिया में व्हीट उगाने के लिए कौन सा सीजन सबसे बढ़िया होता है? यहाँ पर आपको सीजनल जो नाम है ना कुछ अलग दे रखे हैं, खरीफ और रबी, आपको ऐसे चूज करना है। आपको विंटर और समर चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है रबी, खरीफ या फिर जायद में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबी। रबी का वो सीजन है जो बेस्ट होता है गेहूं उगाने के लिए, व्हीट उगाने के लिए। विच प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में पानी की बचत करना है, आपको पानी को संरक्षित करना है, ज्यादा पानी खर्च ना हो, तो आप कौन से प्रोसीजर का यूज करेंगे? ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन हो गया, आपने ट्यूबवेल चलाकर छोड़ दिया, नहर का पानी चलाकर छोड़ दिया और चल रहा है, वो तो बिल्कुल भी बचाव नहीं है पानी का, कोई कंजर्वेशन नहीं है। ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट सिस्टम, ये सबसे बढ़िया सिस्टम है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिल्कुल अपोजिट है ये वर्ड। तो डिक्रीज के लिए नहीं, इंक्रीज के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का। तो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, बिल्कुल हाई यील्डिंग वैरायटीज लाना, फसलों के लिए ऐसी वैरायटीज लाना जो बहुत ज्यादा उत्पादन देती हो, ये किस में आता है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है, यानी कि हरित क्रांति में आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये कोई मतलब नहीं रखते हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन से। आगे आप देख पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इनमें से कौन सी एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है? जब मैंने आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि वे सब फसलें जो सब्जी और फलों से रिलेटेड है उनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, इनमें से चूज कर लीजिए, इजी हो गया होगा तो कौन? मैंगो। मैंगो इज अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्योंकि एक फल है, बाकी सब अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर? आप सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए? क्रॉप रोटेशन करेंगे, एडिंग लाइन, ओवर ग्रेजिंग या यूजिंग पेस्टिसाइड? क्रॉप रोटेशन से हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन से हम जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रख सकते हैं। एडिंग लाइन, लेकिन बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को हम कैसे सुधार सकते हैं? लाइम ऐड करके। लाइम को ऐड करने का मतलब है चूना ऐड करना। चूना ऐड करने से क्या होगा, अगर आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई है तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और उसका स्ट्रक्चर सुधर के बेस्ट हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ से राइट आंसर चूज करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए सॉइल के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इंकरेज्ड। कौन सी प्रैक्टिस में प्लांटिंग किया जाता है ट्रीज का? डिफॉरेस्टेशन में, डिफॉरेस्टेशन में जंगलों को काटा जाता है, प्लांटिंग नहीं किया जाता। एफोरेस्टेशन में बिल्कुल राइट वर्ड है ये। और अगर मोनिकल्चर की बात करेंगे तो एक ही तरह की खेती लगातार की जाती है। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है जंगलों को काटना और खेती करना। सो बेस्ट हमारा जो आंसर आएगा वो एफोरेस्टेशन आएगा, जिसका मतलब होता है दोबारा से पौधे उगाना किसी जमीन में, बार बार पौधे उगाना, प्लांटेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के खेती में कौन कौन से डिसएडवांटेज है, कौन कौन सी हानियां, कौन कौन से नुकसान है? तो पहला कह रहा है ये क्विक ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये नुकसान नहीं है। अगर प्लांट आपके जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं तो ये नुकसान वाली बात नहीं है। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कराना। देखिए सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव नहीं कराते। सॉइल पॉल्यूशन, जी हाँ, सॉइल पॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जो हम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी वजह से हमारा सॉइल क्या करता है, पॉल्यूट हो जाता है। तो यही राइट आंसर है इसका कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका एक डिसएडवांटेज है सॉइल पॉल्यूशन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन फॉर मेकिंग शुगर। आप शुगर बनाने के लिए कौन सी फसल उगाना चाहोगे इनमें से? बोलिए कौन सी फसल उगाएंगे शुगर के लिए आप? शुगर केन ही उगाया जाएगा, गन्ना उगाया जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप जान लीजिए, पेरिनियल क्रॉप का मतलब होगा 12 मासी फसल, जिसको आप 12 महीने कभी भी उगा सकते हैं, अवेलेबल रहती है मार्केट में। देखिए इनमें से कौन सी चीज 12 महीने अवेलेबल रहती है? व्हीट को आप केवल रबी में उगाते हैं, कॉटन को भी आप खरीफ के मौसम में उगाते हैं, ऑनियन भी 2 मौसम में उगाए लेकिन 12 महीने नहीं उगाया जाता है। लेकिन हाँ, बनाना 12 महीने होता है, केले 12 महीने होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मल्चिंग हेल्प इन। पहले तो मल्चिंग जान लीजिए, मल्चिंग होता क्या है। अगर आप किसी जमीन पर घास फूस उगा देते हैं, नेचुरली घास फूस उगाते हैं, तो उसको मल्चिंग कहा जाता है। उसका क्या फायदा होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी कट कर नहीं जाती पानी या हवा के साथ में। तो आपने यहाँ पर देखा कि मल्चिंग हेल्प इन, मल्चिंग किसमें हेल्प करेगी? इंक्रीजिंग वाटर इवेपोरेशन, वाटर की इवेपोरेशन में हेल्प करेगा? जी नहीं। वीड कंट्रोल में? बिल्कुल नहीं। सॉइल इरोजन, यस, द करेक्ट वर्ड इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन ही वो प्रोसेस है जिसको मल्चिंग के द्वारा रोका जा सकता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन का मेन पर्पस क्या है? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज पेस्ट इन्फेक्शन। देखिए पेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है इसका, मैंने पहले बताया आपको, क्रॉप रोटेशन का पेस्ट से कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज वाटर कंजप्शन, ये भी नहीं आता है, और इंक्रीज लैंड यूज, ये भी नहीं आता। सो राइट आंसर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। हम क्रॉप प्रोटेक्शन करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, एक के बाद अगली बार वो फसल नहीं उगाएंगे, तो उससे क्या है कि जो पहले फसल उगाई थी उसके न्यूट्रिएंट्स रिकवर हो जाते हैं जमीन के अंदर। सो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड कैश क्रॉप? इनमें से आप कैश क्रॉप किससे कहोगे? कैश क्रॉप उनको कहते हैं जिन फसलों को हम घर में स्टोर नहीं करते, बाजार में बेचकर उनसे कमाई करते हैं, इनकम करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कैश क्रॉप। और इनमें आप देखेंगे कौन से कैश क्रॉप है? व्हीट, जी नहीं। राइस भी नहीं है। कॉटन, यस, कॉटन को आप स्टोर नहीं करते हो, बाकी सभी को आप घर में स्टोर कर सकते हो। सो कॉटन इज राइट आंसर फॉर कैश क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which farming practices involve growing crop and raising animals for food? आपको फूड के लिए फसलें उगानी है और एनिमल्स भी पालने हैं फूड के लिए, तो आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, फिर आप इसको क्या कहेंगे? मोनोकल्चर कहेंगे? जी नहीं, मोनोकल्चर का मतलब एक ही फसल बार बार उगाना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये भी नहीं होता है जी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी आप एक खेती के साथ में दूसरी खेती ही करते हैं, पशु नहीं पालते। मिक्स फार्मिंग, जी हाँ, द वर्ड मिक्स फार्मिंग इज करेक्ट। मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग में ध्यान दीजिएगा, अगर मिक्स क्रॉप वर्ड आता है तो वहां पर फसलों को मिक्स करके बोया जाता है, लेकिन मिक्स फार्मिंग वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि खेती करने के साथ साथ में पशुपालन भी किया जा रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट वन नहीं, दिस इज द लास्ट वन। और उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी, आपने आंसर्स भी किए होंगे क्वेश्चंस के, और मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर राइट जा रहे होंगे। उसका रीजन क्या? अगर आपने क्लास को सही से देखा जो मैंने पढ़ाया, तो बिल्कुल उसी पे बेसिक क्लास बनाइए। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था मैं इनमें कि आपके आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम आने वाले हो काम आने वाले हैं क्वेश्चन। तो गाइस इसी तरह से फिर क्लास लेकर हाजिर होता रहूंगा आपके सामने। आप अपना काम जरूर करते रहिएगा। आपका काम क्या है? बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।